नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे इस समय। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 33 की। ऑर्डर 33 जो बात करता है वो बात करता है सूट बाई इंडिजेंट पर्सन। कहने का मतलब यहाँ है कि अगर कभी भी पॉपुलिज्म या इंडिजेंट से पर्सन से अगर रिलेटेड सूट की बात आएगी तो यहाँ ऑर्डर 33 जो बात कर रहा है वो और केवल बात कर रहा है किसकी, प्लेंटिफ से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ सूट बाई इंडिजेंट पर्सन। मतलब सूट जो करेगा या सूट जो इंस्टीट्यूट करेगा, जाहिर सी बात है प्लेंटिफ ही करेगा, या वो क्या करेगा, जो एप्लीकेशन प्रेजेंट करेगा। फिर जो इंडिजेंट पर्सन का मतलब सिंपल सी बात हुई, निर्धन व्यक्ति या जिसके पास एक सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि वो अपने सूट को इंस्टीट्यूट करे, जो उसकी राइट्स कर्टेल हुए हैं उसको कैसे, अपना राइट्स को क्या है उसको कैसे वो सेव करे, कैसे उसको क्या करे, बचाए। तो ये सारी प्रोविजंस जो हैं ऑर्डर 33 के, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो ऑर्डर 33 बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो कोई भी इंडिजेंट पर्सन है वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी भी सूट को, या फिर प्रोसिक्यूट करेगा किससे रिलेटेड, विदाउट पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। तो ऑर्डर 33 के जो अगर ये पहले रूल की ही बात है जिसमें ये कही गई है कि कोई भी पर्सन है जो कि एक इंडिजेंट है तो वो क्या कर सकता है, अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है विदाउट द पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस। ये तो रही बात कि कौन सूट इंस्टीट्यूट करेगा या कैसे सूट इंस्टीट्यूट करना है। फिर बात आती है कि इन सारी चीज़ों को जानने से पहले हमें यही जानना होगा कि इंडिजेंट पर्सन होता कौन है आखिर में, या हम इंडिजेंट पर्सन किसे मानेंगे। तो इंडिजेंट पर्सन की ये इसमें एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है जिसमें ये कही गई बातें कि इंडिजेंट पर्सन वो पर्सन हुआ जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, या उसके पास इतना मनी नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या करे, कोर्ट फीस को पे कर सके। ये रही पहली बात। फिर वही दूसरी बात कर रहा है कि या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि 1000 रुपये से ज़्यादा तक की हो। मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, 1000 के नीचे की है। तब ऐसे पर्सन कौन से माने जाएंगे, ऐसे लोग जो होंगे वो एज अ इंडिजेंट पर्सन माने जाएंगे। तो जो ये इंडिजेंट पर्सन का सूट है इसको हम फॉर्मा पॉपरीज बोलते हैं, या पॉपर सूट बोलते हैं, या मतलब कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्डर 33 को, या फिर सूट बाय इंडिजेंट पर्सन को। अब हमने अभी तक केवल इतना ही ये जाना है कि इंडिजेंट पर्सन कौन होगा और वो सूट कैसे इंस्टीट्यूट करेगा, या उसकी क्या क्राइटेरिया है। मतलब क्या है कि वो बिना कोर्ट की फीस को पेमेंट किए हुए अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, उसके पास एक पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है उसके पास कि वो अपनी कोर्ट फीस को पे करे, या फिर उसके पास 1000 के वैल्यू से नीचे की प्रॉपर्टी है। ये बातें रहीं। अब फिर बात आती है कि जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में बात की थी कि सूट जो होगा वो एक यहाँ किसकी रिस्पेक्ट में बात है, केवल और केवल प्लेंटिफ की रिस्पेक्ट में बात है। बट कोर्ट चाहे तो अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ करते हुए डिफेंडेंट को भी अलाउ कर सकती है कि आप एज अ प्रॉपर सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और ख़ुद को डिफेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज़ करते हुए डिफेंडेंट को भी अलाउ कर सकती है जब ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांस अराइज होती है कोर्ट के सामने। तब फिर वही बात आती है, जब कभी कोई भी सूट अगर किसी माइनर को करना है तब, और वो माइनर क्या है, इंडिजेंट पर्सन है, तब यहाँ क्या होगा कि जो उसका नेक्स्ट फ्रेंड होगा वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट फ्रेंड होता है और गार्जियन एट लिटिम होता है, दो चीज़ें होती हैं इन द केस ऑफ माइनर। तो जो नेक्स्ट फ्रेंड होता है वो तो खुद ही कोर्ट के पास जाता है और वो कहता है कि मैं इसके बिहाफ पे, या इसके मतलब इसके बिहाफ पे मैं सूट को इंस्टीट्यूट करूंगा, या फिर अगर उसके अगेंस्ट हुआ है तो वो बोलेगा कि मैं इसके बिहाफ पर इसको डिफेंड करूंगा। ये तो हुआ नेक्स्ट फ्रेंड के मतलब। वहीं गार्जियन एड लिटियम की अगर बात आती है तो गार्जियन एड लिटियम का मतलब ये हुआ कि जब कोर्ट किसी पर्सन को अथॉराइज करती है कि आप इस माइनर के बिहाफ पे सूट को या तो इंस्टीट्यूट करिए, या अगर सूट इसको उसके अगेंस्ट हुआ है तब आप क्या करिए, उसको डिफेंड करिए। चलिए, ये रही जरी बातें यहाँ तक की। अब फिर बात आती है कि जब हमने ये पता कर लिया है कि इंडिजेंट पर्सन कौन होगा और वो सूट कैसे इंस्टीट्यूट करेगा, फिर बात आती है एक मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी की, जिसमें
ये कहा गया कि क्या वो पर्सन इंडिजेंट है या नहीं है, इन सारी चीज़ों की जो इंक्वायरी करेगा वो चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट करेगा। ये रूल 1 A, जिसमें ये बातें कही गई कि अगर कभी कोई इंक्वायरी करनी है पॉपुलिज्म से रिलेटेड या किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड कि क्या ये सूट इंस्टीट्यूट करने लायक है, तब इन सारी चीज़ों की इंक्वायरी कौन करेगा? चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर, जो कि एक कोर्ट का ऑफिसर होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब क्या करेगा, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है तब जो कोर्ट है वो तो ये भी कह सकती है कि जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है वो इन पर्सन कोर्ट में अपीयर हो। कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको बुला सकती है, अनलेस एंड अनटिल ही और शी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द कोर्ट। मतलब क्या है कि कोर्ट चाहे तो इन पर्सन अपीयर के लिए बोल सकती है, हाँ, जब तक कि अगर वो एग्जम्प्ट है कि आप नहीं आइए कोई बात नहीं, तो बाय द प्लीडर या बाय द ऑथराइज्ड एजेंट ही और शी कैन प्रेजेंट योर हिज एंड हर एप्लीकेशन एज अ प्रॉपर सूट। अब बात आती है इसके बाद की कि जब एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगी, अभी एप्लीकेशन आ चुकी है कोर्ट के सामने, अगर एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है तो वो ऐसे ही प्रोसीडिंग चलेगी जैसे कि एक ऑर्डिनरी सूट की प्रोसीडिंग चलती है। ऑर्डिनरी सूट का मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन, उसके बाद टाइम जाएगा, फिर WS फाइल होगी, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इशूज, काफ़ी सारी चीज़ें, फिर वो एज ए ऑर्डिनरी सूट फिर चलने लगेगी। अब हाँ, बट डिफरेंस क्या होगा, जब एप्लीकेशन यहाँ ग्रांट हो जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि सूट तो एज ए ऑर्डिनरी सूट ही चलेगा, बट कुछ चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि कोर्ट फीस नहीं देनी है, और प्लीडर जो भी कोर्ट का वो है सर्विस है, मतलब जैसे समन है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई उसको उसकी फ़ीस नहीं देनी है, उसको प्लीडर को जो भी फीस है उसको वो सारी चीज़ें नहीं देनी है। अब रही ये सारी चीज़ें बातें। फिर अगर रूल 4 की हम बात करें तो वहाँ बात कही गई है कि एक तरह से एग्जामिनेशन की बात है, मतलब कि क्या ये सूट जो है ये प्रॉपर है या सूट मेरिट पर है, या क्या ये पर्सन एक इंडिजेंट है या नहीं है। तो रूल 4 इससे सारी चीज़ों से बात करता है। फिर बात आती है रूल 5 की। रूल 5 बात करता है रिजेक्शन की, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कब किया जाएगा। तो कई सारी कंडीशंस बताई गई हैं कि जब हम जो एप्लीकेशन आई हुई है एज आ प्रॉपर सूट की, उसको हम कब कब रिजेक्ट करेंगे या कोर्ट कब रिजेक्ट कर सकती है। पहली चीज़ क्या बताई गई, जब एप्लीकेशन ना तो प्रॉपर फ्रेम्ड है और ना ही प्रेजेंटेड है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो आई गई है वो एक प्रॉपरली फ्रेम भी नहीं है और प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से नहीं की गई है। ये रही पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये रही कि जो एप्लीकेंट है वो इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है। तीसरी चीज़ जो आई कि एप्लीकेंट ने क्या किया कि 2 महीने के भीतर जब उसको सूट या जब उसको एप्लीकेशन प्रेजेंट करनी थी उसके पहले ही क्या कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया। ऐसी सिचुएशन में भी क्या माना जाएगा कि वो इंडिजेंट पर्सन नहीं है, उसके एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथी कंडीशन क्या कही गई कि जब उसके एलिगेशंस में या उसकी ऐसी एप्लीकेशन जो कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं शो कर रहा है, तब भी क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेगी कि वो किसी ऐसे एग्रीमेंट में है, किससे रिलेटेड, जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का उससे रिलेटेड कोई उसने एग्रीमेंट किया हुआ। एग्रीमेंट किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब किसी से एग्रीमेंट कर ले कि आप अभी मेरी प्रॉपर्टी को रखो, उसके बाद में जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, सूट का जब डिस्पोजल हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी आपसे ले लूँगा। उसके बाद जो कंडीशन की बात कर रहा है कि कोई भी ऐसी सूट है या उसके जो चीज़ें एप्लीकेशन में वो बार्ड बाई लॉ है, मतलब वो लॉ के द्वारा बार्ड है, तब उसका क्या हो जाएगा, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट में बातें कही गई हैं, कुछ की टाइम पीरियड्स की बात है, आप क्या करते हैं टाइम पीरियड में नहीं आते हैं, उसके बाद आते हैं, तब आपकी क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फिर क्या बात कर रहे हैं कि किसी ऐसे पर्सन के साथ एग्रीमेंट में जो कि उसको फाइनेंस करेगा, तब भी क्या हो जाएगी। तो इन सारी कंडीशंस में एप्लीकेशन क्या हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशन में, जब वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, फिर वो एप्लीकेंट इंडिजेंट पर्सन नहीं है, उसने 2 महीने के भीतर अपने प्रॉपर्टी को बेच दिया है जब उसको सूट इंस्टीट्यूट करना, जब उसको एप्लीकेशन प्रेजेंट करनी थी तो, या फिर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं अराइज हो रहा है उससे, या किसी ऐसे पर्सन के एग्रीमेंट में से है जो कि उसे फाइनेंस करेगा, या फिर बार्ड बाई लॉ। ये सारी कंडीशन है जहाँ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बात आती है जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है, मतलब
आपकी एप्लीकेशन को ग्रांट मिल जाती है कि आप एज अ प्रॉपर सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तब बात आती है रूल 7 की, जहां ये कही गई कि फिर ऐसी सिचुएशन में जब एप्लीकेशन ग्रांट हो चुकी है तो अपोजिट पार्टी को 10 दिन के भीतर 10 दिन का एक नोटिस पीरियड होगा और उसे नोटिस जाएगी गवर्नमेंट लीडर या फिर अपोजिट पार्टी को। तो क्या बातें रही, जब आपकी एप्लीकेशन ग्रांट हो जा रही है तो फिर 10 दिन का एक नोटिस पीरियड होगा जिसको आप नोटिस देंगे अपोजिट पार्टी को या फिर गवर्नमेंट लीडर को। उसके बाद आकर वो सूट इंस्टीट्यूट या फिर अपने आप को जो भी सारी प्रोसीजर है डिफेंड करे या फिर उसको डिसपॉपर करे। डिसपॉपर कैसे कर सकते हैं आप एप्लीकेशन को? पहली चीज़, जब आपके पास 10 दिन का नोटिस आया उसके बाद क्या होगा, जब डिफेंडेंट है या फिर गवर्नमेंट लीडर है वो 7 दिन के नोटिस देकर उसको एप्लीकेशन को डिसपॉपर कर सकता है। पहली कंडीशन क्या होगी, जब वो एक वैक्सीसियस ग्राउंड पर है या फिर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो वो डिले करना चाहता है कोर्ट की प्रोसीडिंग को। फिर वो ऐसी सिचुएशन है या वो ऐसी कंडीशन में है जो कि मतलब देखने से ही लग रहा है कि इस सूट को इंस्टीट्यूट ही नहीं किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है जब वो कहीं किसी पर्सन के साथ किसी उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, उस सूट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्या है, एक एग्रीमेंट में है। जो 3 कंडीशन आई, पहली कंडीशन उसने क्या कही कि वो इम्प्रॉपर कंडक्ट है, वैक्सीसियस है या डिले है जिससे कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिले करना चाह रहा है। दूसरी कंडीशन उसने ये बताई कि जब उसके पास क्या है कि एक सफिशिएंट मीन्स है या उस क्या है मतलब फिर भी वो क्या कह रहा है कि वो मतलब एक इंडिजेंट पर्सन है। और तीसरी चीज़ें क्या बताई गई कि वो एक किसी एग्रीमेंट में है। यहाँ तक बातें रहीं केवल और केवल कि सूट एप्लीकेशन को अगर ग्रांट किया गया है तो क्या होगा, नहीं ग्रांट किया गया है तब। फिर बात आती है स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। मतलब अभी तक क्या था कि सूट तो इंस्टीट्यूट हो चुका है, अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स की बात, जहां और रूल 9 ने जो बात करता है वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट होगी या फिर जो कोर्ट है एक प्लीडर असाइन करेगी। रूल 9A की बात है। 9A में क्या कहा गया कि कोर्ट क्या करेगी, प्लीडर असाइन करेगी। उसी के रिस्पेक्ट में रूल 18 की बात आती है। रूल 18 में ये कहा गया कि जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है वो फ्री लीगल सर्विस क्या करेगी, इंडिजेंट पर्सन को प्रोवाइड करेगी। तो अगर हम 9A और रूल 18 को देखें तो यहाँ के अलावा भी क्या है, जैसे कि अगर हम CRPC में चलते हैं, CRPC में सेक्शन 303 और सेक्शन 304। सेक्शन 303 जो बात करता है वो कह रहा है कि अक्यूज पर्सन के पास राइट टू डिफेंड है और अपने क्या कर सकता है, वो लीगल एक्सपर्ट या लीगल एडवोकेट को क्या कर सकता है, वो मिल सकता है। वहीं 304 की अगर बात की गई तो जहाँ ये कहा गया कि हम उसको फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करेंगे अक्यूज्ड पर्सन को, जैसे कि यहाँ रूल 9A और 18 की बात रही। और इसके अलावा भी अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 39 कैपिटल A जो की बात करता है फ्री लीगल एड, दो आर्टिकल 39A DPSP में है, बट इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स रही हैं जिसमें फ्री लीगल एड को एज अ फंडामेंटल राइट कहा गया, जैसे कि MS होस्केट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हुसैनारा खातून, शीला बरसे, इन सारे केसेस में क्या कहा गया कि जो फ्री लीगल एड है वो एक तरह से देखा जाए तो आर्टिकल 21 का पार्ट है। खैर ये सारी चीज़ें क्या रही रूल 9A और 18, जिसमें केवल और केवल बात कही गई कि लीगल प्लीडर को क्या होगा, असाइन करेगी कोर्ट, और साथ साथ 18 में बात कही गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी वो फ्री लीगल सर्विस इंडिजेंट पर्सन को प्रोवाइड करेगी। फिर से बात आती है स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, जो कि ऑर्डर रूल 10 और 11 की बात करता है। इसमें क्या बातें कही गई कि जब कभी सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है तब क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उसका राइट्स है, उसकी पावर है, उसकी अथॉरिटी है कि कोर्ट फीस को कैसे वो एक्वायर करे, कैसे वो ऑब्टेन करे। तब बात आती है कि अगर 2 सिचुएशन है, अगर सूट जो इंडिजेंट पर्सन के फेवर में, मतलब इंडिजेंट पर्सन अगर उस सूट को जीत जाता है या उसके फेवर में डिक्री पास होती है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो कोर्ट फीस उससे एक्वायर करेगी जिसके अगेंस्ट डिक्री
पास्ट हुई है या किसी ऐसे पर्सन जिसको कोर्ट बोलेगी कि आप कोर्ट फीस दीजिए। वहीं दूसरी सिचुएशन बात करती है अगर वो फेल हो जाता है अपन, या फिर सूट विड्रॉ कर लिया जाता है या या एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या करेगी, उस इंडिजेंट पर्सन से स्टेट गवर्नमेंट फीस को एक्वायर करेगी। और अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है तब ऐसी सिचुएशन में उसकी प्रॉपर्टी उसकी स्टेट से क्या की जाएगी, वो कोर्ट फीस ली जाएगी। अब फिर बात आती है अब रूल 15 की। रूल 15 जो बात कर रहा है कि जब कभी कोई भी एप्लीकेशन, रूल 15 की बात है, जब कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तब क्या करेगा कि वो फिर से कोर्ट को फीस देकर वो अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो रूल 15 में क्या बात कहेगी कि जब कोई एप्लीकेशन एज ए इंडिजेंट पर्सन रिजेक्ट की जा रही है, उसके बाद क्या कर सकता है, वो इंडिजेंट पर्सन कोर्ट को एक प्रॉपर कोर्ट फीस देकर अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है। रूल 15 ये बात कही गई। बस अब लास्ट चीज़ें जो यही रही कि अपील से रिलेटेड, जब कभी आपकी इंडिजेंट पर्सन की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो जाती है तो वो आप उसकी अपील कर सकते हैं ऑर्डर 43 और साथ साथ ऑर्डर 44 जो कि बात ही करता है अपील रिलेटेड टू द इंडिजेंट पर्सन। तो अभी तक हमने जो बात की है वो और बात की है इंडिजेंट पर्सन के सूट से रिलेटेड कि क्या इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करेगा, मतलब वो एप्लीकेशन कब प्रेजेंट करेगा, अगर ग्रांट हो जाती है उसकी एप्लीकेशन तब क्या सिचुएशन बन रही है, रिजेक्ट हो जाती है तब क्या सिचुएशन बन रही है। और साथ साथ ये है कि और रूल 17 में जो बातें कही गई हैं, जो इंडिजेंट पर्सन है या फिर डिफेंडेंट जो है उसको कोर्ट अलाउ कर सकती है कि आप सेट ऑफ या काउंटर क्लेम भी कर सकते हैं। बस तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।